8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सोर्सेस के हवाले से खबर ये मिल रही, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हालांकि 9 जून की ये तारीख बताई जा रही थी जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ये कुर्सी संभालने वाले थे। और अब जानकारी मिल रही है कि 8 जून को तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो कि अब सबके सामने, और इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर और साथ साथ गौरव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके। अदिति, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अदिति, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे सुबह जब हमारी बात हुई थी कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संभव था, लेकिन अब जानकारी है कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 जून और 8 शाम को 8 बजे, यानी 8 जून 8 PM ये शपथ समारोह की तारीख सामने निकल कर आई है, सूत्रों के हवाले से आई है और लॉजिकल इसलिए लगती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए 8 तारीख को रात 8 बजे शपथ लेंगे। 9 तारीख को TDP यानी आंध्रा में NDA की सरकार का शपथ समारोह होगा। संभवतः जिस साउथ के मिशन पे प्रधानमंत्री ने इतना फोकस किया और उसका इतना रिजल्ट आया, तो वो आंध्रा जाके NDA के TDP के शपथ समारोह में मौजूद होंगे। माना 9 तारीख को, 10 तारीख को उड़ीसा के शपथ समारोह में मौजूद होंगे। बहुत बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और केवल मोदी के नेतृत्व और मेहनत में बनने जा रही है। और 10 तारीख को उड़ीसा के शपथ समारोह में होंगे और 12 तारीख को, क्योंकि उनको इटली में G7 में शामिल होना है, वो विदेश यात्रा पे हैं, तो इसलिए संभव ये माना जा रहा है कि 8 जून को 8 बजे राष्ट्रपति भवन में रात को 8 बजे शपथ समारोह होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और जिसकी पूरी तैयारियां आपने कल ही देखा कि 5 से 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए बंद कर रखा है, क्योंकि तैयारियां थी। और पहले भी हम ये कह रहे थे कि 9 तारीख को होगा, लेकिन अब लॉजिकल हिसाब से जब हमने अपने सूत्र इंटरनल सूत्र से बात की तो उनका ये लॉजिक निकल कर आया कि 8 तारीख को 8 बजे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को बहुत ही उस तरह ऑस्पिशियस रूप से भी देखती है कि 8 बजे का 8 का समय बहुत अच्छा है, वो चौकड़ी बहुत अच्छी है उस समय के लिहाज से भी। फिर ये माना जा रहा है कि 9 तारीख को TDP के शपथ समारोह में जाएंगे NDA में आंध्रा में, उसके बाद 10 तारीख को उड़ीसा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, जो ऐतिहासिक होगा आज के आधुनिक भारत में। अगर एक बार पहले कभी हुआ है तो वो नेहरू थे जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उनके रिकॉर्ड को टच करते हुए तीसरी बार शपथ लेंगे, वो भी ऐसी तारीख में जब जनता 5 साल भी पूरा मैंडेट एक सरकार को नहीं देती। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। शाम 4 बजे NDA की बैठक है, शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है। जो कैबिनेट की बैठक थी, जो आपने बताया कि खत्म हो चुकी है, सरकार बनाने का दावा पेश, बैठक से छनकर अगर कुछ बाहर निकल कर आया हो तो सबने इस्तीफे दिए हैं, सभी कैबिनेट के सदस्यों ने इस्तीफे यहाँ पर दिए हैं। और इस्तीफे देने के साथ साथ अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और वैसे ये एक प्रक्रिया है। आपको बता दें कि देखिए कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की है और ये इसी के लिए बुलाया गया था। जैसे हम लगातार पलक सुबह से भी बात कर रहे हैं कि कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, फिर एक एक करके कैबिनेट के सभी लोगों ने इस्तीफे दिए और कैबिनेट के सभी सदस्यों ने बेहद मतलब जिसे बोलते हैं कि थैंकफुल प्रधानमंत्री की तरफ हुए, उनका अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया और इतनी बड़े संख्या में सरकार के नंबर लाने पर नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया और नरेंद्र मोदी को पूरे कैबिनेट के लोगों ने धन्यवाद दिया। और यही तस्वीरें आप संसदीय दल की बैठक में भी देखेंगे NDA की। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मोदी सरकार की जो बैठक होनी है वो मंत्रिपरिषद की बैठक अभी चल रही है, लेकिन NDA की संसदीय दल की बैठक भी पार्लियामेंट में होगी, वो भी जो है शुरू होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि वो अलग होगी जिसमें पूरा NDA का, लेकिन उससे पहले आज NDA की बैठक होगी और संसदीय दल की बैठक तब होगी जब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। तो वो भी 7 तारीख को दोपहर 2 बजे बैठक होगी संसद में। और संसदीय दल की बैठक में जाहिर तौर पे सबसे पहले
पहले प्रधानमंत्री को धन्यवाद और अभिवादन होगा, फिर एनडीए के घटक दलों के चीफ का अभिवादन और अभिनंदन होगा। लेकिन इस बीच में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी बैठक की खबर ये है कि 8 तारीख को रात 8 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और 9 तारीख को आंध्रा जाएंगे, 10 तारीख को उड़ीसा और 12 तारीख को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली जाएंगे। जी, शेड्यूल पैक प्रधानमंत्री मोदी का अतिथि हो चुका, आपके पास में लौटूंगी। गौरव क्योंकि इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जानकारी ये मिल रही है कि पीएम मोदी 2 बजे संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन पहुंचकर मत्था टेकने वाले हैं पीएम मोदी। जनादेश का वो सम्मान करने के लिए मत्था टेकेंगे। इससे जुड़ी हुई क्या आपके पास जानकारी और है? तरीके की जानकारी हमें भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री 2 बजे संसद भवन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी की कार्य की बात करें और जिस तरीके से वो खास करके अगर हम देखें, उनका जो जुड़ाव रहा है सदन के साथ में बहुत ज़्यादा रहा है। और हमने ये भी देखा था, चाहे पुराने संसद की बात करें, उसके बाद नए संसद में जब शिफ्ट किया जा रहा था तो किस तरीके से परंपरागत तरीके से उन्होंने विदाई ली थी। तो 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 2 बजे वो जा सकते हैं। इसके अलावा अभी एक जानकारी ये भी मिल रही है मुझे कि जयंत चौधरी हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपने आवास पर पहुंचे हुए हैं। कुछ समर्थकों के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में खास करके अगर हम बात करें, 4 बजे जो एनडीए की बैठक होनी है और 6 बजे गठबंधन वाली जो बैठक होनी है इंडिया अलायंस की, तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हालांकि जिस तरीके के हालात अभी जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। और कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जनता के नाम अपना संबोधन दिया, उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। उसके बाद भी पार्टी दफ्तर में तकरीबन आधे घंटे का पूरा एक जो वक्त था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारा। और उस वक्त में एक जो सार्थक बातचीत होती है, चुनाव से जुड़े मुद्दे पर जो चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, तमाम और भी जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत किया। यानी कि जो एक कवायद बार बार सुनने को मिल रही है कि क्या इंडिया अलायंस कोई बड़ा खेल कर सकता है। गठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सुबह से आ रही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है, उस कहानी को फिलहाल अब भुला देना चाहिए, क्योंकि यहां पर स्थिति बेहद साफ हो चुकी है। और जैसा कि मेरी सहयोगी अदिति जी बता रही थी कि शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। प्रधानमंत्री का जो पूरा शेड्यूल है वो बना लिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी शपथ ग्रहण को लेकर। अदिति, अगर हम बात करें कल प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, वहां से उन्होंने जब संबोधन किया, धन्यवाद अदा किया। संबोधन के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें वो करते हुए नजर आए थे कि भ्रष्टाचार पर अब और भी बड़ी चोट होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते ही लगातार अब एक्शन मोड में लगता नजर आने वाले हैं एक बार फिर से। देखिए, उन्होंने वादा किया कि मैंने जो पिछले वादे किए वो पूरे किए, और जो मैं वादे कर रहा हूँ 2047 के या अगले 5 साल के या 125 दिन के जो रोड मैप का, वो पूरे करूँगा। उन्होंने कहा कि विमेन ड्रिवन, विमेन लेड डेवलपमेंट किया जाएगा। युवा शक्ति की बात करी उन्होंने। अपनी माँ को याद करते हुए सारी बहनों माताओं को धन्यवाद किया कि ये पहला चुनाव है। वो इमोशनल भी हुए। कल के उनके चुनाव में एक गंभीरता, कल के उनके चुनाव के बाद के जो भाषण में क्या क्या आपको नज़र आया, एलिमेंट्स वो बता देते हैं। इमोशन नज़र आया कि मेरा ये पहला चुनाव था जब मेरी माताजी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन इस देश भर की बहनों ने, माताओं ने जिस तरह का रिस्पॉन्स और प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने जो भी कहा, उन्होंने एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वो हर बार ये बताते हैं कि मैं क्या क्या काम करके आया हूँ, क्या मैंने कहा है। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी एक राजनेता के लिए। जब वो काम करता है तो वो हक से बताता है और ये भी बताता है कि आगे क्या करूँगा। तो एक वो कॉन्फिडेंस उन्होंने फिर से बताया कि आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि देखिए, अगर हम एक तरह से कह लें तो चुनाव था मैंडेट का सरकार बनाने का, जो एनडीए के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक्सपेक्टेशन सबकी आसमान छू रही थी। अब वो जब आए तो उसमें उनका एग्रेशन था, उनका एक धन्यवाद का भाव था, उनका एक ह्यूमिलिटी का भाव था, उनका एक बहुत होप और फेथ का भाव था कि मैं आगे बहुत अच्छा करूंगा। और आज जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी बैठक है, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि भले ही हमारे को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन बड़ा मैंडेट नहीं आया, लेकिन हमें उसी तरह से काम करना है। जनता का विश्वास हम में है, जो कमियां रही उसे पूरी करनी है। कल के भाषण में भी उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जो है वो भटका रहा था, विपक्ष के भ्रष्टाचार। अच्छा दीदी, कल के भाषण में एक चीज और गौर करने वाली थी, कल मैं भी वहां पर मौजूद थी, जब पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ, उद्घोष के साथ उन्होंने कल अपना संबोधन शुरू किया था।
बिल्कुल। और विपक्ष ने ये कहा कि क्यों जय श्री राम के नारे से पार नहीं पड़ी और अयोध्या में बीजेपी की सीट नहीं निकली, इसलिए अब जय जगन्नाथ। लेकिन आप उस सेंटिमेंट को समझिए, हमेशा वो जय श्री राम के नारे पे आते थे। अब सेंटिमेंट देखिए कि उड़ीसा में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संबित पात्रा जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता होने के बावजूद कोई गलती से जो टंग ट्विस्ट हो गई उनकी, उसके बाद बहुत ज़्यादा रकस क्रिएट हुआ। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि संबित पात्रा की सीट पूरी तो गई, साथ में उड़ीसा में भी माहौल ख़राब हो गया। लेकिन उड़ीसा में इतिहास रचा गया, 21 में से इतनी बड़े संख्या में सीट जीती गई, साथ में विधानसभा में भी सरकार आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेंटिमेंट को समझते हैं और दिल्ली से वो उड़ीसा की जनता को ये कहना चाहते हैं कि जय जगन्नाथ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज उड़ीसा में क्या देश में हम सरकार बना रहे हैं। उस सेंटिमेंट को वो समझते हैं और पिछले जब से वो भाषण दिया गया है वो किसी ना किसी तरीके से उड़ीसा की जनता को और उनके सेंटिमेंट को वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि गलती से हुई चीज़ का आप दिल पे मत लीजिए, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। जय जगन्नाथ हमारे भगवान है, ईश्वर है, शक्ति देने योग्य है, इस सेंटिमेंट के साथ उन्होंने कहा। लेकिन जाहिर तौर पे राजनीति में आपके हर हाव भाव, बयान, बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से देखा जाता है। जैसे कि कल ये देखा गया कि कल 3 नारे लगे। पहला लगा भारतीय जनता पार्टी की जय, दूसरा लगा नरेंद्र मोदी की जय और तीसरा लगा एनडीए गठबंधन की जय। अक्सर आपने एनडीए गठबंधन के नारा नहीं सुना होगा। फिर कल भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र आया, कल भाषण में चंद्रबाबू नायडू का जिक्र आया। ये सब ज़रूरत होती हैं परिस्थितियों की, जैसे आज की परिस्थिति बनी हुई है और समय काल परिस्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री हर बार हर तरह का एक्शन लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने जय जगन्नाथ के नारे से शुरू किया तो विपक्ष को एक मुद्दा मिला कि जय श्री राम का नारा नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि उड़ीसा जाकर प्रधानमंत्री वहाँ पर जय श्री राम का और जय श्री जगन्नाथ का भी नारा दे सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी हैं, अपने अलग अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कल के भाषण में आत्मविश्वास भी था, ह्यूमिलिटी भी थी, एक गंभीरता का भाव भी था, एक धन्यवाद का भाव भी था और एक उस गारंटी का भाव था जो सिर्फ गारंटी कहने के लिए नहीं है, वो एक प्रॉमिस है, वो एक ऐसी भावना है कि वो करके दिखाएंगे। आगे जो भी गारंटियों पे प्रधानमंत्री का भाषण रहा है या प्रधानमंत्री की योजनाएं रही हैं या मैनिफेस्टो में कहा गया है, उसे मैं उसी तरह पूरा करूंगा जैसे 2014-2019 में मैंने पूरा किया था। तो कहीं ना कहीं हर पूरे उस एक समायोजित ये भाषण था जो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी था। और आपने देखा कि जेपी नड्डा ने वहीं से कहा कि तीसरी बार मोदी शपथ लेने वाले हैं। जेपी नड्डा के भाषण में उन्होंने तालियां बजाई। मोदी ने कहा कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सरकार बहुत अच्छी चली और साथ में वापस से सरकार बड़े मैंडेट के साथ एनडीए आया है। तो ये सारी बातें हुई ज़ाहिर तौर पे और आज से देखिए काम पे शुरू हो गए हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है जब एनडीए की बैठक होनी है, तस्वीर साफ होनी है और जिसे बोलते हैं ना अक्सर अपन बहुत ही आम भाषा में कि लेने देने की बात होनी है। तो कैबिनेट कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, वो सारी बात होनी है। उससे पहले कैबिनेट को भंग करने की, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने कर दी है, सभी ने इस्तीफे दे दिए हैं। मोदी का अभिवादन, अभिनंदन कैबिनेट के लोगों द्वारा हो गया है और अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है जिसमें ये चर्चा होगी कि जब एनडीए की बैठक होगी तो क्या कुछ होगा। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तमाम वो दिग्गज हैं, आपको सारे वो बड़े चेहरे दिखेंगे जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं। और फिर शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। आज का दिन इन बैठकों के बीच में कई खबरों के साथ होगा। जैसे 8 तारीख को 8 बजे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो वहीं टीडीपी की तरफ से क्या बात रखी गई और वही जेडीयू क्या चाहता है, इस तरह की तमाम खबरें आएंगी। और भारत 24 लगातार फील्ड से बना हुआ है पल पल की अपडेट आपको देने के लिए। बिल्कुल अदिति, आप भी बनी हुई हैं, गौरव भी क्योंकि लगातार बने हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से अदिति ने बताया भी है कि शाम को भी एनडीए की बैठक होनी है, हलचल क्योंकि बहुत ज्यादा तेज दिल्ली में हो चुकी है। और क्या कुछ अपडेट इस बैठक से जुड़ी आपके पास है? और देखिए फिलहाल निश्चित तौर पर जो बैठक होनी है शाम 4 बजे होनी है और उस बैठक को लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और इस बार अगर हम देखें जिस तरीके से हम भाषण का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जाहिर सी बात है कल का उनका जो भाषण था उस भाषण के बहुत सारे मायने थे और उन मायनों को अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत सारी बातें उसमें निकलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, सारी तैयारियां वो की जा रही हैं। इस बीच एक जो बड़ी बात देखने को मिलेगी वो ये है जो अभी से चर्चा चल रही है
है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है पार्टी कोई भी हो अगर वो समर्थन करती है तो एक पोर्टफोलियो यानी कि मंत्री पद की बात होती है, तमाम जो चीजें होती हैं उसमें बार्गेनिंग की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक रवायत शुरू से देखने को मिली है, अगर उनके गठबंधन की पार्टियां होती हैं जो उनके सहयोगी दल होते हैं तो उसमें अधिक से अधिक एक कैबिनेट दे दिया और काम हो जाता है, या फिर एमओएस बना दिए एक दो। लेकिन इस बार जो होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी वो ये होगी कि आपके साथ चिराग पासवान भी हैं, और चिराग पासवान उन सहयोगी दलों से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार के अंदर या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात को रखने का काम किया, और वो उस समय खड़े थे जब इंडिया गठबंधन बनकर के तैयार था, बैठकों का दौर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट की मांग वहां भी होगी। इसके अलावा वो भी अपनी तरफ से बार्गेनिंग करेंगे। टीडीपी की अगर हम बात करें तो टीडीपी की तरफ से जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, अभी से ही चार मंत्रियों के जो पद हैं वो मांगे जा रहे हैं, लोकसभा स्पीकर की मांग चल रही है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार पर अगर हम आकर के देखें तो नीतीश कुमार भी अपनी डिमांड करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो बातचीत का दौर होगा, जैसा होता है जीत के बाद जब पूरी तरीके से बैठकों का दौर शुरू होता है तो उसमें ये सब चर्चा की जाएगी। शायद इसीलिए जब एयरपोर्ट पे तेजस्वी पहुंचे उनसे पूछा गया कि फ्लाइट में आप दोनों लोग साथ आए, क्या बातचीत हुई, तो तेजस्वी ने कह दिया जो होगा वो बाद में बताएंगे। यानी कि जो 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें इस सिनेरियो पे चर्चा की जाएगी कि कहां से बातचीत हो सकती है। क्योंकि देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है, अगर अंक गणित को समझने का प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने, अगर एनडीए की बात करें तो उनके पास बहुमत है, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। नीतीश कुमार अगर अलग हो जाए, टीडीपी अलग हो जाए, फिर भी वो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। तो ऐसे में कहानी बहुत लंबी जानी है, और जब तक कहानी पूरी होगी तब तक नरेंद्र मोदी एक बड़ा खेल कर चुके होंगे। गौरव, भले ही बहुमत का आंकड़ा ना मिल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स कल आए लोकसभा चुनाव के, वो विपक्ष के लिहाज से अगर हम देखें तो वो उसके लिए खुशखबरी लेकर आए, क्योंकि पिछले 10 सालों में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर हुई। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आप एक चीज और गौर करिए पलक की, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिंदी भाषी राज्यों में शुरू से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है उसमें कहीं ना कहीं लुढ़कते हुए नजर आई भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं सिर्फ 2 सीटों का जिक्र करूं, और इसलिए भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी अगर हम बात करें तो वाराणसी से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अजय राय थे। अजय राय को कांग्रेस ने प्रदेश की जिम्मेदारी भी दे रखी है, और मैं लगातार देख रहा था चुनाव के बीच में अजय राय लगातार ग्राउंड पे निकलते थे, मतदाताओं के साथ जुड़ना, उनसे बातचीत करना। तो जो जीत हार के मार्जिन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रधानमंत्री पहली बार जब जीत के आए तो तकरीबन 3 लाख वोटों तक वो पहुंच गए थे, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे जो मार्जिन है वो लगातार कम होता जा रहा है बनारस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या की सीट पर लल्लू सिंह के हार का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जब टिकट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा अब सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में तालमेल नहीं बन पाया। इसके वजह से यूपी में खास करके हिंदी पट्टी में एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इसमें बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, और उसको लेकर के संगठन में खास करके दौर भी लगातार चल रहा है, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।